गांव में छोटे से मकान में एक बेवा बुजुर्ग खातून अपने बेटे आरिफ के साथ रहती थीं। आरिफ की माँ का नाम फातिमा बेगम था और वो अपने बेटे ही को अपनी दुनिया समझती थीं। आरिफ बहुत सुस्त और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ मेहनती और नेक दिल थी। अम्मा, ओ अम्मा, खाना तैयार हुआ क्या? मुझे सख्त भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक नहीं बना। पता नहीं अम्मा क्या करती रहती हैं, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अम्मा, अभी तक खाना नहीं बना? हाँ बेटा, बस बन ही गया है। मगर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे अम्मा, आप रोज वही सवाल पूछती हैं। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर वक्त क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जिंदगी का सहारा है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप हर बार यही पुरानी बातें करती हैं। अरे आजकल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक आप हैं कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। आरिफ अपनी माँ से नाराजगी जताता है और बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद फातिमा बेगम गमगीन होकर आरिफ को खाना परोस देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अरे ओ अम्मा, मैं थोड़ी देर अनवर के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में देर हो सकती है। ये कहकर आरिफ घर से निकल जाता है। उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही देखकर फिक्रमंद होती है और सोचती है, खुदा, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। अपने दोस्त अनवर से उसकी दुकान पर मिलने आया था। ये दुकान अनवर के वालिद की थी, मगर अनवर भी कभी कभार बैठता था। अनवर समझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। अरे अनवर भाई, आज फिर दुकान पर क्यों? चाचा जी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल अब्बू जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी अब्बू जी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही पाला पोसा है। अम्मी तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ देर बाद जब शाम गहरी होने लगती है तो आरिफ घर लौटता है। और देखता है कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। अम्मा, ओ अम्मा, तुम क्या मुझे भूल गईं? अरे मुझे खाना चाहिए। तुम तो मुझे खाना दिए बगैर ही सो गईं। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ रखा होगा। तू गर्म करके खा ले। माँ की बात सुनकर आरिफ बड़बड़ाता हुआ रसोई घर में जाता है। ये मेरी माँ भी ना खुद भी कुछ नहीं खाया और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। आरिफ दिन का बचा हुआ खाना खाकर सोने चला जाता है। अगली सुबह आरिफ जब बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी माँ अभी भी चारपाई पर लेटी हुई हैं। अरे आज अम्मा को क्या हुआ? इतनी देर तक तो अम्मा नहीं सोती हैं। अम्मा तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती हैं। आरिफ ये सब सोच ही रहा था कि तभी फातिमा बेगम उठकर आरिफ से बोलती हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दे। अम्मा, मुझे बाजार जाना है, आप खुद ही ले लें। मैं रोज रोज आपकी खिदमत नहीं कर सकता। बेटा, जब तू छोटा था
तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। अम्मा, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। आप हर बार मुझे रोकती क्यों हैं? बेटा, माँ बाप के बगैर सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। आरिफ अपनी माँ की बातों को अनसुना करके बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो अनवर से मिलता है। अरे अनवर भाई, हमारे हमउम्र के तकरीबन सभी किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी का मवाजना नहीं करना चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आरिफ ये बोलकर चिड़चिड़े मन से घर लौटता है। ही वो अपनी माँ से कहता है, अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। अरे तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बिठाकर नहीं खिला सकती। अरे सीख कुछ अपने दोस्त अनवर से, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। माँ की बातें सुनकर आरिफ को गुस्सा आया और वो बोला, ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या आप लोगों ने? अब्बा तो नशा कर करके बीमार होकर गुजर गए, रखा ही क्या मेरे लिए यहाँ? बस एक जमीन का टुकड़ा। ये बोलकर आरिफ गुस्से में घर छोड़कर अपने गांव के मुनव्वर बाबा की दरगाह में ही आज का दिन गुजारने की जब वो दरगाह पहुंचा तो उसे मुनव्वर जी मिले। अरे आरिफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा दरगाह नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे मुनव्वर जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आया था। आरिफ मुनव्वर जी को अपनी माँ के साथ हुए झगड़े के बारे में और दरगाह से चला आता है। शाम हो जाती है। आरिफ थक हार कर घर लौट आता है और उसकी माँ उसको देखकर फौरन बोलती है, अरे बेटा, आ गया तू। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, फिर माँ मेरे साथ अभी इतना अच्छा बर्ताव कर रही है। मुझे तो लगा था माँ आज मुझसे बहुत नाराज होगी। आरिफ यही सब सोचकर अपनी माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह आरिफ फिर से अनवर की दुकान पर जाता है। अरे आरिफ भाई, तू सुबह ही आ गया, क्या हुआ? आज का खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे भाई, कैसी खेत? जमीन के नाम पर तो वो बंजर जमीन पड़ी हुई है, कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अलग अलग जद्दोजहद होता है। हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो, अब आया हूँ तो एक चाय। दोनों को चाय पीते हुए और बातें करते हुए दोपहर हो जाती है और आरिफ अनवर से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा आरिफ, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा ये काम कर दे तो कुछ लकड़ियाँ काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता है। अरे अम्मा, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो,
मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। आरिफ की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन आरिफ से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। आरिफ दोपहर का खाना खाने टहलने के लिए निकल पड़ता है। में उसको भूपत सेठ नाम का एक जमींदार मिलता है। अरे आरिफ, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की ज़रूरत है, तू भी आ जा, अच्छे पैसे दूंगा। अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। आरिफ ये बोलकर वहाँ से अनवर की दुकान की ओर चला गया। अरे आरिफ भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया। अरे कुछ अपनी इस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर, ऐसे दिन भर मत घुमा कर भाई। अरे अब तो शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे चैन से जीने भी दोगे तुम लोग? अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक नई सोच आई है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही तरह गांव में एक दुकान खोल लूं। तू दुकान खोलेगा? किस चीज की दुकान खोलेगा तू? तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं चला पाऊंगा? दुकान चलाने की चिंता नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है, फिर तूने अगर दुकान खोलने की ठान ही ली है तो एक काम कर, तू फलों की दुकान खोल। हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग बाजार जाकर ही फल खरीदते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे जो गिरधारी चाचा है ना, तू उनसे बात कर, वो तुझे गांव में एक अच्छी सी जगह पर दुकान दिलवा देंगे। गिरधारी लाल से मिलने आता है। चाचा, अरे ओ गिरधारी चाचा, थोड़ा बाहर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अरे आरिफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, अनवर ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे गांव में एक दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिर तू भी जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन हाँ, दुकान का भाड़ा हर महीने वक्त पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपका बहुत ऐसे बहुत ही शुक्रिया। कुछ दिनों में आरिफ इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर दुकान खोल लेता है, लेकिन आरिफ दुकानदारी में कच्चा था। उसे तो ठीक से बर्ताव भी नहीं करना आता था। आहिस्ता आहिस्ता आरिफ का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठे बैठे। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रहे। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकानदारी से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। ये सब सोचकर आरिफ दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। देर बाद आरिफ घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर बोलती है, बेटा आरिफ, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया। आज क्या बकरी अच्छी हुई है? क्या खाक बिक्री, दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग फलों का मजा उठाना भूल गए हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा? इतने अच्छे से तो घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा, लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है, फिर आज तू थोड़ा आराम ही कर ले, बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा याद से कल दुकान में चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है, इसे अपनी सुस्ती की वजह से हाथ से मत जाने देना। हाँ माँ, ठीक है, तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। आरिफ अपने चारपाई में लेट जाता है और उसकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई चली जाती है। एक दिन जब रामू नाम का एक शख्स उसकी दुकान में आया। अरे आरिफ, मुझे कुछ फल चाहिए थे, तू कुछ अच्छे फल निकाल दे। मुझे एक काम कर, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। लेकिन ये तो बता, सेब कितने किलो हैं? अरे चाचा, क्या दाम के बारे में पूछते हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपको सिर्फ 200 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे अरे, पागल हो गए क्या?
इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो 50 रुपए किलो मिलता है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है रे। अरे ओ चाचा, लेना है तो लो वरना निकल लो। ये लूटने की बात मत करो, ठीक है? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन ही तेरी दुकान से फल खरीदेगा। रामू आरिफ की कड़वी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। आरिफ के ऐसे रूखे बर्ताव की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से फल खरीदने आना बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में उसकी दुकान के फल खराब होने लग गए थे। दुकान में बिक्री नहीं होने के सबब वो दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था और उसने गांव के कई लोगों से उधार भी ले रखा था। अबे ओ आरिफ, नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे, नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी गई, लेकिन वो इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन सब चीज़ों का कुछ असर नहीं हो रहा था। एक दिन जब आरिफ गांव में ऐसे ही, तो उसको रास्ते में दो लोग घेर लेते हैं। अबे वो आरिफ, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे बहुत पीटेंगे और सारा पैसा यहीं वसूलेंगे। अरे अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही तुम लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। आरिफ उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। अम्मा के पास कुछ जेवरात हैं, मैं जाकर फिलहाल उनको लेकर जमींदार के पास गिरवी रखकर गांव वालों का उधार चुकता कर देता हूं, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। ये सब सोचकर आरिफ अपनी माँ के गहने चुपचाप चुरा जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रख के मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों रे आरिफ, उस दिन बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रख के मुझे पैसे दे दीजिए ना। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का, हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब आरिफ की माँ अपनी अलमारी देखती हैं, तो उन्हें अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं और घबराई हुई आरिफ को ढूंढने गांव में रास्ते में उसको गांव का मुखिया मिला। मुखिया फातिमा बेगम को ऐसे घबराई हुई देखकर पूछता है, अरे बहन जी, इतनी घबराई भी क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं, अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने मेरे बेटे आरिफ के मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखे थे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देखी है, मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं आरिफ को ढूंढने निकली हूँ। शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ जाऊंगी? सुने बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है आरिफ ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उस पर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी थी। आरिफ ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी, वो लापरवाह जरूर है, लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता।
फातिमा बेगम मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई। देर बाद जब आरिफ घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधा सवाल किया। आरिफ, तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? अपनी माँ से ये सुनने के बाद आरिफ कुछ भी नहीं छुपाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। आरिफ के मुंह से ये सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे गुस्से में बोलती है, अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरे ही भाग किस्मत खराब थे जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद आरिफ गुस्से में घर से निकल जाता और जाकर अनवर की दुकान में बैठता है। आरिफ, तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछो यार, मेरी जिंदगी तो जहन्नम बन गई है। रोज रोज माँ मेरे साथ झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या, वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितना उधारी आ गया था। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रख के सारे उधारी चुकता कर दिए। और वैसे भी माँ तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के वक्त में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर लिए तो क्या गलत किया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर क्या ही किया है? जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूँ माँ से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। मुझसे पूछ माँ के बगैर कैसा लगता है। तू तो हमेशा मेरी माँ की ही तरफदारी करता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? आरिफ जब ये सब अनवर से कह रहा था तो अनवर का बाप भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो आरिफ से बोलता है, अरे आरिफ बेटा, तू तो बिल्कुल अपने बाप की तरह निकला रे। तेरी वो बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तू तो बिल्कुल अपने बाप की तरह लापरवाह और खुद गर्ज है। तेरे बाप ने तो अपने नशे के लिए तेरे दादाजी से मिली हुई सारी जमीन बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे बाप से लड़कर तेरे मुस्तकबिल के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर में काम करके तेरा पालन पोषण करती थी, और अब तू उनके कर्मों का ये सिला दे रहा है। आप सही बोल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी चाचा जी। मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मुझे तो जहन्नम में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से मैं माँ से माफी मांगूं? मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूं। अरे तू मायूस मत हो, वो तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तो उस गलती का प्रायश्चित यानी कि कफ्फारा कर सकता है। तू अभी घर जा और अपनी माँ से माफी मांग, और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। आरिफ इन लोगों से ये सब बात करके घर की ओर निकला। पहुंचकर आरिफ अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अम्मा, अब से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं आपके गहने भी वापस लाऊंगा। माँ, मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
मैं तो तेरे मुस्तकबिल को लेकर चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए बोलती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। यहीं मेरे पास रहकर जो भी तू कमाएगा उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सब बात करते हुए दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह आरिफ पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही आरिफ रोज मेहनत से खेती बाड़ी मजदूरी करके अपनी माँ के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ बाप की कदर उस वक्त नहीं होती जब वो हमारे सामने होते हैं, बल्कि उस वक्त होती है जब वो खामोशी से हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे होते हैं। आरिफ ने देर से ही सही मगर ये सीख लिया कि मेहनत से भागना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से भागना जिंदगी बर्बाद कर देता है। और याद रखो, माँ का दिल समंदर से भी बड़ा होता है। वो गलती पर डांट तो सकती है, मगर दिल से कभी अपने बच्चे को अलग नहीं करती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने इससे कुछ सीखा और अगर आप भी माँ बाप की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं, तो हमारे चैनल कहानी टून्स को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाओ ताकि हर नई मॉरल कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखना।